हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैतन्य क्लासेस। आज हम क्रिया के जो टॉपिक है हमारा उसको कंटिन्यू करेंगे। तो क्रिया का सेकंड पार्ट है ये। तो लास्ट वीडियो में हम क्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था क्रिया क्या होती है, किस तरीके से आप क्रिया को पहचान सकते हैं। साथ ही साथ धातु वर्ड में जब हम ना का इस्तेमाल कर देते हैं धातु के पीछे तो क्रिया बनती है। उसके बाद मैंने आपको क्रिया के भेद बताए थे। दो तरीके से क्रिया का वर्गीकरण किया गया है, एक कर्म के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। तो कर्म के आधार पर मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझा दिया था कर्मक और सकर्मक आप कैसे पहचानोगे। एग्जाम में अगर आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको किस तरीके से देखना है कि कौन सी कर्मक है सकर्मक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अर्थ के आधार पर जो क्रिया के 5 भेद हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिया को अर्थ के आधार पर किस तरीके से आपको पढ़ना है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि क्रिया के अर्थ के आधार पर जो है आपके 5 भेद हैं। कौन कौन से? एक है पूर्वकालिक क्रिया, उसके बाद है संयुक्त क्रिया, तीसरी है प्रेरणार्थ क्रिया, चौथी है नाम धातु क्रिया और पांचवी है सहायक क्रिया। इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ नाम समझना है अच्छे से। अगर आपको नाम याद है तो आप अच्छे से समझ सकते हो। नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या मतलब है। जैसे पहली क्रिया है हमारी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या है? पूर्वकालिक नाम से पता चल रहा है, यानी काल से पहले, यानी जब कर्ता पहली क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया करता है तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यानी एक ऐसी क्रिया जो पहले समाप्त हो चुकी है किसी समय से पहले, पूर्वकालिक, यानी जब कर्ता पहली क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया करता है। यानी एक क्रिया समाप्त हो चुकी है और उसके बाद वो कोई दूसरी क्रिया कर रहा है, तो पहली क्रिया जो समाप्त हो चुकी है उसको क्या कहेंगे? पूर्वकालिक। यानी वो जो समाप्त हो चुकी है उस क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। वाक्य में कर करके शब्द जरूर दिखेगा। तो जितने भी पूर्वकालिक क्रिया होंगी उसमें कौन से शब्द दिखेंगे आपको? कर या करके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो, पहला एग्जाम्पल है रमेश पढ़ कर सो गया। तो रमेश यानी पहले उस वो पढ़ा था और उसके बाद वो सो गया। तो सोने की क्रिया बाद में हुई, पढ़ने की क्रिया पहले हुई। तो जो यहाँ पर पढ़ने की क्रिया है पढ़ कर, ये क्या होगी? आपकी पूर्वकालिक क्रिया। और जैसे मैंने अभी बताया कि इसमें दो शब्द का इस्तेमाल होता है, एक कर और एक करके। तो जहाँ पर भी ये दो शब्दों का इस्तेमाल होगा, ये शॉर्ट ट्रिक है, आपको याद रखना है, जहाँ पर इन दो शब्दों का इस्तेमाल होगा वहाँ पूर्वकालिक क्रिया होगी। जैसे दूसरी है वह फिल्म देखकर घूमने गया। अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा कि ये पूर्वकालिक क्रिया है या नहीं है, तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि यहाँ पर जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो क्या हुआ? करके। कर और करके जहाँ पर आ जाए वहाँ पर कौन सी होगी? आपकी पूर्वकालिक क्रिया। या दूसरे ढंग से इसको समझ सकते हैं कि वह फिल्म देखकर घूमने गया, यानी पहले उसने क्या? फिल्म देखी, उसके बाद वो घूमने गया। तो फिल्म उसने पहले देखी, तो ये क्रिया क्या हुई? आपकी पूर्वकालिक क्रिया, जो पहले समाप्त हो चुकी थी और उसके बाद वो घूमने गया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये है पूर्वकालिक क्रिया। बहुत ही इजी है, आपको सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से याद रखना है कि जिस वाक्य में कर और करके शब्द का इस्तेमाल होगा वो पूर्वकालिक क्रिया होगी। उसके बाद दूसरी क्रिया है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया का एक और नाम है रंजक क्रिया। कई बार पेपर में रंजक क्रिया के नाम से पूछ लिया जाता है और बच्चों को पता नहीं होता कि रंजक क्रिया क्या है। तो संयुक्त क्रिया का ही दूसरा नाम रंजक क्रिया होता है। संयुक्त का मतलब होता है एक साथ मिलकर। जब क्रिया दो क्रियाओं के मिलने से बने, यानी जब एक क्रिया दो अलग अलग क्रियाओं के मिलने से बनती है तो उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं या हम रंजक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, वह हंसने लगी। तो यहाँ पर हंसना एक क्रिया है और लगना दूसरी क्रिया है, और दोनों को मिलाकर क्या है? हमारी एक पूरी क्रिया बनी कि वह हंसने लगी। तो यहाँ पर हमारी दो क्रिया हुई, एक हंसना और एक लगना। इस तरीके से जब दो क्रिया मतलब होती है, एक्चुअल में उसके अंदर दो क्रियाएं लेकिन हमें दिखती एक है, वो क्या होता है? वो क्रिया जो एक क्रिया होती है वो एक्चुअल में दो अलग अलग क्रियाओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, एक कार्य होता है जब दो क्रियाओं इकट्ठी मिलकर एक बन जाती है। जैसे सेकंड एग्जांपल देख सकते हो आप, राम चला गया। तो चलना एक क्रिया हुई, गया एक क्रिया हुई, दोनों से मिलकर जो हमारा वाक्य बना राम चला गया, ये कौन सी क्रिया का होगा? संयुक्त क्रिया का आपका होगा। या तीसरा आप देख सकते हो, चिड़िया उड़ा करती है।
तो उड़ना यहाँ पर एक क्रिया होगी, करती की क्रिया कौन सी होगी, करना। ठीक है, तो यहाँ पर दो क्रिया का मेल से जो है हमारा वाक्य बना है, चिड़िया उड़ा करती है। जहाँ पर दो क्रियाएं आ जाएं वो कौन सी है, संयुक्त क्रिया। बाकी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को जो है आप अच्छे से जो है एग्जाम्पल से, मतलब उसे ऑप्शन से देख सकते हैं। अगर आपके सामने कोई भी वाक्य लिखा है और आपको पता है कि पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होती है या संयुक्त क्रिया कौन सी होती है, तो आप ऑप्शन से रिजेक्ट कर सकते हैं। आपको जैसे अगर आपके सामने कोई भी वाक्य है और आपको नहीं पता चल रहा कि इसका आंसर क्या है, तो आप ऑप्शंस पे जाइए, आप ऑप्शन से चेक कीजिए कि ये पूर्वकालिक है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि कोई और है या नहीं। एक ऑप्शन आपका ऐसा जरूर मिल जाएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि यही बचती है, तो इसका मतलब वही आपका राइट आंसर होगा। तो कई बार क्या होता है, हमें क्वेश्चन देखकर नहीं पता चलता कि इसके अंदर कौन सी क्रिया है, लेकिन हम एलिमिनेशन मेथड लगाकर ऑप्शंस को रिजेक्ट करके पता लगा सकते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। और 99% ये मेथड लगाने से आपका जो है करेक्ट आंसर निकलता है। जैसे कुछ और एग्जाम्पल हैं इसी क्रिया के। उसके बाद एग्जाम्पल है हमारा, मुझे जाने दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जाना क्रिया है और देना भी एक क्रिया है, दो क्रियाएं यहाँ पर इस्तेमाल की गई हैं, तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया होगी। उसके बाद है, नदी बहती चली जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, बहना एक क्रिया है, चलना दूसरी क्रिया और जाना तीसरी क्रिया। तो यानी दो से ज़्यादा क्रियाओं का इस्तेमाल किया है, टोटल 3 क्रियाओं का इस्तेमाल हुआ है, तो ये कौन सी क्रिया होगी, आपकी संयुक्त क्रिया हो गई। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि संयुक्त क्रिया का कौन सा उदाहरण है। उसके बाद जो आपकी तीसरी क्रिया है वो कौन सी है, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया को भी नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो आपको जो क्रिया करने की प्रेरणा दे, यानी जो शब्द या जब कर्ता को किसी क्रिया करने की प्रेरणा मिलती है। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को कार्य करने के प्रेरित करे तो उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी जब कर्ता खुद कार्य नहीं करता लेकिन किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसको प्रेरणा देता है, उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, रमेश नौकर से पत्र लिखवाता है। तो यहाँ पर क्या है, रमेश हमारा कर्ता है, वो पत्र लिखवा रहा है, लेकिन किससे लिखवा रहा है, नौकर से लिखवा रहा है। रमेश जो है पत्र लिखवा रहा है, लेकिन किससे, नौकर से लिखवा रहा है, वो किसी और से कार्य करवा रहा है, किसी और से क्रिया करवा रहा है। तो यहाँ पर रमेश जो है नौकर से कार्य करवा रहा है, उसको कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ठीक है, या फिर यहाँ सेकंड एग्जांपल देखिए, सेम है, रमेश पत्र लिखवाता है। तो रमेश खुद पत्र नहीं लिख रहा, वो किसी और से लिखवा रहा है। यहाँ पर मेंशन नहीं है कि वो किससे लिखवा रहा है, लेकिन हमें इतना तो पता है कि वो किसी ना किसी से तो पत्र लिखवा रहा है, तो वो किसी और से कार्य करवा रहा है। तो ये भी प्रेरणार्थक क्रिया का ही एक एग्जाम्पल है। जरूरी नहीं है कि वहाँ पर जो है आपका जो जिससे वो काम करवा रहा है, या मतलब वो आपको दिखाई दे, हो सकता है कि वो लुप्त हो, लेकिन आपको इतना पता चलेगा कि वह कार्य स्वयं नहीं कर रहा, वह किसी और से करवा रहा है। और इस तरह की क्रिया को क्या बोलते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। उसके बाद आपकी चौथी क्रिया है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया से भी आपको पता चल रहा है कि जो धातु से मिलकर बनी है, यानी जिन नाम धातुओं से मिलकर क्रिया बनती है, जो क्रिया संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण के शब्दों में लगकर बनती हैं, उनको नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो संज्ञा से जो क्रिया बनती हैं, कुछ सर्वनाम से क्रिया बनती हैं, कुछ विशेषण से क्रिया बनती हैं। जैसे हमारे पास हाथ शब्द है, हाथ क्या है, हमारी संज्ञा है। मैंने आपको बताया था संज्ञा में जो हमें चीज़ दिख जाए वो क्या है, संज्ञा। हाथ हमें दिखाई देता है तो हाथ क्या हो गया, संज्ञा। हाथ के पीछे अगर मैं शब्द लगा दूँ आना, तो वो क्या हो गया, हथियाना। हथियाना हमारी क्या बन गई, क्रिया बन गई। इस तरीके से चल मैंने लिया एक शब्द और उसके पीछे ना लगा दिया, ठीक है, तो ये हमारी क्रिया बन गई चलना। लेकिन ये हमारी नाम धातु क्रिया नहीं बनी, क्योंकि यहाँ पर जो चल शब्द है, ना तो वो संज्ञा है, ना वो सर्वनाम है, ना ही वो विशेषण है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है अच्छे से कि नाम धातु क्रिया वही होंगी जो सिर्फ संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनेंगी। ऐसे नहीं कि किसी भी धातु के पीछे हम लगा दें और वो जो है नाम धातु बन जाएंगी। नाम धातु सिर्फ वही बनेंगी जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनेंगी। यहाँ पर जब चलना, जब हम क्रिया लिखते हैं, ये क्रिया तो अवश्य है, लेकिन ये नाम धातु क्रिया नहीं है। नाम धातु क्रिया इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारा पहला शब्द है चल, ये ना तो संज्ञा है, ना सर्वनाम है, ना ही विशेषण है। ठीक है, उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल देखिए, गरम
में हमने उसके पीछे ऐड किया आना। तो गरम हमारा यहाँ क्या है, यहाँ पर विशेषण है गरम शब्द। तो गरम शब्द से जो हमारी जो मतलब हमारी क्रिया बनती है गरमाना बनती है, तो ये हमारी नाम धातु क्रिया का एग्जाम्पल है, क्योंकि गरम शब्द हमने यहाँ पर विशेषण लिया है। उसके बाद है अपना, के पीछे जब हम आना लगाएंगे तो हमारा बनेगी क्रिया अपनाना। ये भी हमारी नाम धातु क्रिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अपना शब्द हमने इस्तेमाल किया वो क्या है, हमारा सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम शब्द है। तो इस तरीके से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पीछे जब हम कोई भी शब्द जोड़कर क्रिया बनाते हैं तो वो कौन सी होती है, हमारी नाम धातु क्रिया। और आखिरी और अंतिम क्रिया जो है हमारी वो कौन सी है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का भी आपको नाम से ही पता चल रहा है, यह क्रिया मुख्य क्रिया के साथ आकर वाक्य को अर्थवान बनाती है, यानी जो मुख्य क्रिया के सहायक के रूप में कार्य करती है। वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है, उसके साथ जब ये क्रिया जुड़ती है और वाक्य को एक अर्थ देती है। जैसे आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आएगा, जैसे मैंने लिखा राम दिल्ली जाता है, तो जाना जो जाता है यहाँ पर जाना क्रिया है। ठीक है, अगर मैं लिख देती सिर्फ राम दिल्ली जाता तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन मैंने यहाँ पर शब्द किया इस्तेमाल किया बाद में है, राम दिल्ली जाता है, तो मुख्य क्रिया होगी हमारी यहाँ पर जाता, और उसके बाद मैंने इस्तेमाल किया है का, जो कि क्या है, हमारी सहायक क्रिया है। तो इस तरीके से मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर जब सहायक क्रिया लगती है तो वो वाक्य का अर्थ प्रदान करती है। तो इस तरीके की क्रियाओं को क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं, जो मुख्य क्रिया को अर्थ देती हैं। जैसे राम बाजार जा रहा है, तो यहाँ पर जाना जो है वो क्या है, आपकी मुख्य क्रिया, और रहा है क्या है, आपकी सहायक क्रिया। क्योंकि अगर मैं सिर्फ ये लिखती राम बाजार जा तो कोई मीनिंग नहीं निकलता मुख्य क्रिया तक, हमें सहायक क्रिया की आवश्यकता होती है, क्योंकि सहायक क्रिया ही वाक्य को अर्थ प्रदान करता है। तो इस तरीके से जो रहा है वो हमारी क्या होगी, यहाँ पर सहायक क्रिया हो गई। एक और एग्जाम्पल देखिए, वह कलकत्ता गया था, तो यहाँ पर गया जो है मुख्य क्रिया और था यहाँ पर हो गया आपकी सहायक क्रिया, क्योंकि ये था जो है उसका अर्थ प्रदान कर रहा है उस वाक्य का। तो इस तरीके से जो है आपकी सहायक क्रिया भी मैंने बता दी है। तो यहाँ पर जो है आपका क्रिया का पार्ट कंप्लीट होता है। क्रिया के जो भेद हमने जो डिस्कस करने थे सारे डिस्कस कर लिए हैं, और पहले वाले में मैंने आपको कर्मक और सकर्मक क्रिया के बारे में बताया था, और बाद की जो अर्थ के आधार पर जो 5 भेद है वो आज मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।